तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें वर्क। वर्क अगर बोलेंगे, कोई भी काम तब होता है जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, तो उसमें कुछ काम होता है। जैसे मान लो एक बॉल है, उसको फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद ये यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। सपोज एक वॉल है, वॉल में अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो वॉल तो मूव करेगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन कब जब होता है, जब बॉडी मूव करता है, डिस्प्लेस करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेस, मूव करना और डिस्प्लेस करना दोनों अलग अलग चीज है। मूव, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो भी मूव कर रहा है, लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। मतलब एक जगह से स्टार्ट किया था, वहीं जाके एंड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही है, तो वहां पे वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेजर करना है वर्क को, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन देखेंगे, तो वर्क को मेजर करने के लिए दो चीज जरूरी है। तो दो फैक्टर है जो डिपेंड करता है वर्क डन इसके ऊपर। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला फैक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स लगा रहे हैं बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड। दूसरा फैक्टर है कोई भी वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग बात किए डिस्प्लेस करना बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो एक डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा फैक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स से हम लोग धक्का दे रहे हैं एक बॉडी को, और डिस्प्लेसमेंट की बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, वो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज, अब यही दो, कभी भी कोई चीज का फैक्टर अगर हम लोग को पता चल जाता है ना, तो उससे उसका फॉर्मूला पता चल जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो वर्क डन का अगर फॉर्मूला देखेंगे, तो वो देखो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा वर्क डन, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क डन। तो इसका मतलब वर्क डन क्या हुआ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, फोर्स और डिस्टेंस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। तो वर्क का जो एक्सप्रेशन, जैसे कि मान लो पहला केस, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है अलोंग द फोर्स, मान लो ये तो ये फैक्टर, इसको मिटा देते हैं, नया टॉपिक में आते हैं हम लोग। अब जो वर्क होता है ना, सिंपल, अगर जिस तरफ हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, हमेशा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। जैसे एग्जांपल, अगर बॉडी एक कोई चीज के ऊपर चढ़ाना है, कोई सामान है, कोई चीज के ऊपर चढ़ाना है, तो हम लोग तो फोर्स इसको ऐसे ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे की तरफ, सही पूछो तो आगे की तरफ धक्का देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये जाता किस तरफ है, ऊपर की तरफ। इसको जितना आगे की तरफ धक्का दोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स हम लोग इस तरफ दे रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर। थोड़ा कुछ एंगल बना, जैसे फोर्स दे रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वो भी करेंगे। अभी हम लोग सिंपल इसमें इसको समझो कि सिंपल केस जो हम लोग को पता है कि अगर फोर्स इस साइड आगे की तरफ लगा रहे हैं, फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो भी आगे की तरफ ही हो रहा है। तो ये नॉर्मल केस होता है, व्हेन फोर्स इज अलोंग द, ये व्हेन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, तो उस टाइम सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड केस, अगर कोई एंगल बन रहा है, मान लो अगर फोर्स हम लोग जैसे ये बताएं, फोर्स अगर आगे की तरफ दे रहे हैं और बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है,
फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट कुछ ये है, तो एंगल कुछ बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके, कोई भी एंगल बनता है उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं अगर एंगल नहीं पता है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस में थीटा लगा दो। अब कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री में आ चुका है तुम लोग का। ठीक है, इससे पहले जो जो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री देख लेना। कॉस एक रेशियो होता है, रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें हम लोग कोई भी एंगल डालते हैं तो उसका अपना एक वैल्यू होता है, और स्टैंडर्ड एंगल ही डालते ज्यादा कुछ, मतलब कुछ ऐसा एंगल है, मतलब 0, 30, 45, 60, 90, ये सब एंगल का वैल्यू याद रहता है हम लोग को। वो भी चार्ट बना के मैथ्स में पढ़ोगे तुम लोग, चार्ट बना के याद करने का तरीका होता है। तो कॉस में कुछ भी थीटा डालेंगे, एंगल डालेंगे, उससे हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक और तीसरा केस क्या है, देखो ये स्पेशल केस है कुछ, इसलिए स्पेशल केस है ना, यहाँ पे वर्क डन या तो नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है, या तो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो पहला केस देखो यहाँ पे दिया है कि अगर केस वन ले स्पेशल केस, अगर केस वाइज इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, ये तो नॉर्मल बेसिक ये दो ही चीज होता है, या तो अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब फोर्स होगा, या तो कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, यही दो केस होता है जनरली का, यही दो केस होता है। अब कुछ जब एंगल बनाता है ना उसमें कुछ स्पेशल केस आता है, जैसे कि अगर मान लो हम लोग फोर्स को आगे, बॉडी को आगे धक्का दे रहे, फोर्स आगे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, नॉर्मल केस है, हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, यही मान लो ये थीटा जब बना रहा है तो उस टाइम ऐसा हो रहा है जैसे फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, बॉडी पीछे की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन नेगेटिव है। अब देखो इससे भी अगर कॉस थीटा से समझाएं तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और बॉडी इस तरफ आ रहा है, पूरा इस तरफ। ठीक है, तो एंगल अगर देखो इसमें क्या बन रहा है, इस डायरेक्शन में बॉडी आ रहा है, तो एंगल अगर हम लोग, अगर तुम लोग को सही से पता होगा कि एंगल बनता कैसे है, तो एंगल देखो अगर इसी के ऊपर लाइन बना दो इसी डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, एंगल 0 डिग्री। लेकिन यही इससे थोड़ा सा उठाएंगे इसी डायरेक्शन में तो कुछ एंगल बनेगा ना, फिर और थोड़ा उठाएंगे कुछ और एंगल बनेगा, ऐसे 90 बन जाएगा। फिर अगर इस तरफ कर देंगे तो ये क्या बनता है, पूरा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री अगर कॉस में लगाओगे तो -1 देता है। ठीक है, तो अगर कुछ एंगल बना के हम लोग को देखना है तो एंगल बनाने के टाइम वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा बुक में तुम लोग का यहाँ पे लगा दिया है, इसके साथ फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे कहीं पे भी लगाओ एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि थीटा जो है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का अपना अपना वैल्यू होगा, पुट कर देना। थीटा जो है वो 180 डिग्री बन गया, तो कॉस 180 -1 होता है, तो कुछ भी वैल्यू आएगा उसमें -1 इंटू करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक और केस है कि जब फोर्स हम लोग आगे की तरफ लगा रहे हैं, जैसे मान लो इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, फोर्स हम लोग आगे की तरफ लगा रहे हैं और बॉडी एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, बॉडी एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 90, तो कॉस 90 होता है, कॉस 90 होता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा वर्क डन क्या हो गया, 0। तो एक और केस में वर्क डन 0 होता है अगर फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं और बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ एप्लीकेशन है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझाया गया है कि जब कूली कोई वेट उठाता है, उठा के सर में चलता है, ठीक है, तो वहां पे वर्क डन 0 हो जाता है। क्यों, इसे कूली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो वर्क डन किया, ऊपर की तरफ लेके गया, सर में रखा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो ऊपर है। लेकिन अगर देखेंगे ये आगे की तरफ जो बड़ा सा मूवमेंट देखेंगे बॉडी का, तो वो क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, और फोर्स कहाँ लगा, वो ऊपर सर से जो उसको बैलेंस करके ऊपर करके ऊपर लगाया है फोर्स। ठीक है, और आगे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, वर्क डन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसमें क्या हो रहा है कि कूली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है।
तो इसका मतलब अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे इसका वर्क डन 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और केस है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं डाल तो कौन सा जगह, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मूव कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट या भी यहाँ पे आएगा, तो बार बार डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो वर्क डन जीरो होने के लिए कंडीशन वर्क डन जीरो करने के लिए दो कंडीशन, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और दूसरा क्या हो, इससे पहले भी अभी हम लोग देखे कूली वाला केस में कि डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बना रहा हो फोर्स, तो व्हेन displacement is normal to the force, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स से 90 डिग्री बना रहा है, अगर फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। एक चीज और है यहाँ पे, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, हम लोग को पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक और चीज हम लोग को पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वही अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है अगेंस्ट ये मतलब टूवर्ड्स द ग्रेविटी, या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एम जी इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर फोर्स देखेंगे तो फोर्स क्या होता है, एम जी ना, 9 में पढ़े होगे तुम लोग, सॉरी वेट, कोई भी चीज वेट भी एक तरीका का क्या है, फोर्स है, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर वेट निकालना है कोई चीज का, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, से वेट ग्रेविटी के वजह से आता है, ठीक है। अच्छा, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको डाल देंगे वर्क डन का फॉर्मूला में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो गया, एम जी, ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो कोई भी बॉडी एक हाइट से जब नीचे आता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम जी, और हाइट हो जाएगा एच, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। तो कोई भी चीज फ्री फॉल करता है, ऊपर से नीचे गिरता है अगेंस्ट ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में नीचे आता है कोई चीज, तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उसका फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। अच्छा, अब आता है यूनिट ऑफ वर्क, तो यूनिट ऑफ वर्क में सबसे पहले चीज एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल, ठीक है। वर्क भी एक तरह फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कोई भी एनर्जी अगर हो तो उसमें उसको हम लोग मेजर करते हैं जूल, ठीक है। तो वर्क का एसआई यूनिट हो जाएगा जूल, और सीजीएस यूनिट भी होता है अर्ज, तो सीजीएस यूनिट उतना आता नहीं है, एसआई यूनिट भी आता है, और मेजर भी करना है जब भी हम लोग को एसआई यूनिट निकालना, इस एसआई यूनिट जूल हो गया और सीजीएस यूनिट अर्ज हो गया, ठीक है। अब इसमें बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट भी होता है, जैसे जूल में आ जाएगा किलो जूल, किलो जूल, गीगा जूल,
ठीक है, बिगर यूनिट 10⁻³ 10⁻⁶ ऐसे कर करके। अच्छा, फिर उसके बाद है कंपैरिजन, जूल और अर्ज। अगर जूल में दिया है, अर्ज में निकालने बोला है, ठीक है, मतलब हम लोग तो सब चीज एसआई यूनिट में दिया है। एसआई यूनिट का भी एक चीज याद रखनी है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी होता है वर्क डन का यूनिट, हम लोग लिखते नहीं है वैसे, जूल ही लिखते हैं, न्यूटन मीटर मतलब जूल। लेकिन अगर न्यूटन में दिया है फोर्स और मीटर में दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग का जो एसआई यूनिट है दोनों का, ये दोनों क्या एसआई यूनिट में है, तो हम लोग का जो वर्क डन आएगा, वर्क डन भी एसआई यूनिट में आएगा, जूल में आएगा। लेकिन तुमको बोल दिया इसको अर्ज में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए भी, कन्वर्जन के लिए भी हम लोग को याद रखना है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। ठीक है। अच्छा, फिर आता है पावर, वर्क का हो गया। देखो पावर है क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट कोई भी चीज मतलब उसको टाइम से कंपेयर किया, मतलब एक सेकंड में कितना हो रहा है, एसआई यूनिट सेकंड होता है, इसीलिए सेकंड ले रहे हैं, नहीं तो एक घंटा में ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन पर सेकंड, तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम। कोई भी चीज का पर सेकंड निकालना है तो बाय टाइम करते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, कोई भी चीज पर सेकंड अगर निकालना है उसको टाइम से डिवाइड करना है, मतलब एक सेकंड के लिए 1 आवर पर आवर निकालना है तो उसको टाइम से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर निकालेंगे तो पावर क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एक सेकंड या एक घंटा में कितना काम कोई कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब पावर का हम लोग देखेंगे फैक्टर, कि कौन दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले भी देखो हम लोग फैक्टर लिखे थे, उससे फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो यहाँ उल्टा थोड़ा चलेगा हम लोग, यहाँ पे हम लोग पहले फॉर्मूला लिख दिए तो उससे फैक्टर पता चल जाएगा। दो फैक्टर है, सबसे पहला है वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, फैक्टर ऑन विच पावर डिपेंड, या पावर डिपेंड्स ऑन फैक्टर होते करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, टाइम टेकन, इसलिए टाइम है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है हम लोग का यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर देखेंगे वॉट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। वॉट, अब इसमें भी आता है बिगर यूनिट, जब हम लोग ये करते हैं ना, तो ये सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसमें बिगर यूनिट्स का ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, किलो वॉट, इसलिए कि वहां पे आता है हम लोग का एनर्जी मेजर करने, किलो वॉट आर, वो एक तरीका से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिससे हम लोग पे करते हैं, वही यूनिट में हम लोग पे करते हैं। यूनिट जितना आएगा उसको पर यूनिट, जो रेट होता है पर यूनिट इतना कुछ हो गया, 3,010 रुपये से मल्टीप्लाई करके, तो अभी आएंगे, अभी एसआई यूनिट है ये वाला। अभी बस इतना समझो पावर का एसआई यूनिट क्या है, वॉट। ठीक है, तो वॉट क्या होता है अगर असल में देखे तो, वर्क डन का क्या है, जूल, और इसका क्या है, सेकेंड, तो वॉट होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब वॉट का भी बिगर यूनिट है, किलो वॉट, मेगा वॉट, गीगा वॉट, तो किलो वॉट ही ज्यादातर यूज होता है, किलो वॉट। इसको हम लोग 10⁻³ बोलते हैं, मतलब 1 वॉट अगर दिया उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, तो किलो वॉट आ जाएगा। जितना ही वॉट, जैसे मान लो 10⁻⁹ वॉट है, या 9 इतना, इसको डिवाइड कर दो 10⁻³ से, किलो वॉट आ जाएगा। अच्छा, पावर के, अच्छा पावर में एक चीज और है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही वैसे यूज होता है, यहाँ पे तो मेरा यूज नहीं होगा। तो हॉर्स पावर का कंपैरिजन याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट या 0.746 किलो वॉट। यहाँ पे भी कन्वर्जन में काम आता है, वॉट में यूनिट आएगा, उसको बोलेगा हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना है। ठीक है, जो हॉर्स पावर बड़ा है, तो जब भी छोटा से बड़ा जाते हैं
तो डिवाइड करना पड़ता है, तो वॉट में ही आएगा और उसको फिर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना, तो 746 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब आता है एनर्जी। ठीक है, पावर के बाद है एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन और पावर का डिफरेंस भी है। तो वर्क डन और पावर में सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लोग कि वर्क डन क्या है, कितना बॉडी डिस्प्लेस किया फोर्स लगाने पे, वो वर्क डन हो जाएगा। और पावर क्या हो जाता है कि एक सेकंड में कितना काम किया बॉडी। ठीक है, तो समझो दोनों का डेफिनेशन। फिर यहाँ पे लेकिन एक चीज है कि वर्क डन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, वर्क डन में टाइम आता ही नहीं है, तुम कितना काम करो वो बताया जाएगा, कितना देर में किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन पावर में वो इंपॉर्टेंट है, तुम कितना काम कितना देर में किए। जैसे कि मान लो 10 जूल वर्क तुम 5 सेकेंड्स में किए, ठीक है, 5 सेकेंड्स में किए 10 जूल वर्क, तो तुम्हारा पावर इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम प्रिपेयर किया। टाइम करोगे तभी तुम्हारा पावर आएगा 2 वॉट पावर, मतलब 2 जूल पर सेकंड तुम काम कर सकते हो, 2 जूल एक सेकंड में काम कर सकते हो, तो उसको 2 वॉट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आओ एनर्जी, लास्ट टॉपिक है इसका एनर्जी, फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। अच्छा, अच्छा तो एनर्जी क्या होता है, कोई भी बॉडी का काम करने का कैपेसिटी। जैसे आदमी बोलता है ना इसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत काम कर लेता है। ठीक है, अब किसी किसी को बोलते हैं बहुत जल्दी काम करता है, तो इसके अंदर बहुत फुर्ती है ना, ये बोलते हैं ना, तो ये बहुत स्पीड में काम करता है। लेकिन मान लो अगर थक जाता है जल्दी, तो एनर्जी कम है उसके ऊपर, लेकिन उसका स्पीड ज्यादा, तो वो पावर हो गया, फुर्ती जो है वो पावर हो गया। लेकिन काम करने का कैपेसिटी वो क्या होता है, एनर्जी होता है। कोई भी आदमी के अंदर जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा काम कर सकेगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो वही एनर्जी का डेफिनेशन भी है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जो यूनिट एनर्जी वर्क का है या एनर्जी का है वही वर्क का होगा, या जो वर्क का है वो एनर्जी का होगा। ठीक है, तो एनर्जी और वर्क समझो लगभग एक ही जैसे, तो दोनों का एसआई यूनिट भी सेम ही है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। अब लेकिन एक चीज होता है एनर्जी में, एनर्जी का देखो एसआई यूनिट तो है जूल, एसआई यूनिट है जूल, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जब भी एनर्जी का हम लोग बात करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग वॉट आर या किलो वॉट आर में बात करेंगे। वॉट आर किलो वॉट आर में क्यों, यहाँ पे हम लोग एनर्जी मेजर करते हैं, जिससे हम लोग वॉट आर, अगर किलो वॉट आर में एनर्जी मिलता है हम लोग को, उससे हम लोग रेट निकालते हैं कि हम लोग का कितना आया बिल। ठीक है, तो वो चीज में यूज होता है कि कितना बिल आया। तो एनर्जी का एक और यूनिट क्या है, वॉट आर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं वॉट आर, और बिगर यूनिट देखेंगे तो किलो वॉट आर। तो इसको इसलिए लेते हैं हम लोग, इसमें ही मेजर करते हैं हम लोग का कि बिल जो आता है वो न्यूमेरिकल में बहुत आएगा कि इतना सारा अप्लायंस है, इतना एनर्जी कंज्यूम किया, इतना देर के लिए चला। अच्छा, फिर उसके बाद तो यूनिट वॉट आर किलो वॉट आर में हम लोग लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग के घर में आता है कि एनर्जी जो कंज्यूम किया है कोई भी अप्लायंस, कितना देर के लिए चला है, तो इतना एनर्जी कंज्यूम किया है, तो उससे हम लोग उसका ये निकाल लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये यूनिट मतलब इतना किलो वॉट आर एनर्जी कंज्यूम किया। ठीक है, और वो यूनिट निकलता कैसे, पावर को इनटू टाइम कर देते हैं, पावर आता है वॉट में। ठीक है, तो कितना पावर है और वो कितना देर तक के लिए चला है। अच्छा, एक और यूनिट है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ये चीज हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है एक एटम से दूसरा एटम में, तो वो कितना एनर्जी लगा है उसको ट्रांसफर होने। ठीक है, अच्छा एनर्जी और पावर में भी डिफरेंस है। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना काम कर सकता है एक चीज, और पावर क्या है कि कितना स्पीड में कर सकता है ना, रेट एट विच द एनर्जी सप्लाइड, कितना स्पीड में एनर्जी को सप्लाई हुआ। ठीक है, अच्छा एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, अगर आदमी कुछ देर भी लगा रहा है लेकिन काम ज्यादा कर रहा है तो मतलब एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन पावर क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर देर लगा रहा है इसका मतलब उसके अंदर फुर्ती नहीं, पावर नहीं। ठीक है, तो पावर डिपेंड करता है, और एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, पावर का ऐसा यूनिट वॉट है। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का। अब अच्छा, एक और चीज याद रखना है कन्वर्जन की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, उसको हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे।